हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग एंड आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है। मतलब कि प्रोसेस किस चीज का? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब कि जब तक हमारे कोई गोल्स नहीं है, हमारे कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तब तक हमारा कोई प्लानिंग नहीं हम कर पाते। ठीक है, लाइफ में हमारे गोल्स होते हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जब तक ये हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होते तब तक जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब लाइफ में होता क्या है, लाइफ में हमारा जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। नीड्स चेंज होने के साथ साथ जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है वो भी चेंज होता रहता है। प्लानिंग के प्रोसेस में भी अलग अलग उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आती रहती है और ये जो प्लानिंग है ना, ये किसी भी जगह पे जाकर खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई पर्सन है, अब उस पर्सन ने सोचा कि मैं 1 साल तक तैयारी करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा और 1 साल के बाद एग्जाम दूंगा और उसको क्रैक कर लूंगा। क्रैक करने के बाद फिर मैं कलेक्टर लग जाऊंगा किसी जगह पे। अब हुआ क्या कि 6 महीने उस बंदे ने तैयारी करी। 6 महीने के बाद उसके घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको शादी करनी पड़ गई। तो शादी तो कर ली, 2-3 महीने उसके शादी में निकल गए। उसके बाद फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी जो प्रेपरेशन है उसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही वो प्रेपरेशन करनी शुरू करता है, सडनली उसके फादर की डेथ हो जाती है या कोई फाइनेंशियल घर पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर उसकी प्लानिंग थोड़ी और चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि चलो अब जॉब तो करनी पड़नी है, जॉब के साथ साथ मैं बैंक की तैयारी कर लेता हूँ, आईबीपीएस की तैयारी कर लेता हूँ। तो फिर वो बैंक की तरफ चला गया। उसने सोचा कि चलो और नहीं तो कुछ कम से कम बैंक मैनेजर तो लग ही जाऊंगा। तो इस हिसाब से अब लाइफ में जिस तरह की सिचुएशंस आ रही है, उसकी नीड्स चेंज हो रही है, उस हिसाब से वो अपने प्लानिंग के प्रोसेस को भी चेंज कर रहा है। पहले उसने सोचा था कि 1 साल के अंदर अंदर में आईएएस बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और 6 महीने लगा लेता हूँ, फिर पेपर दे दूंगा। फिर सडनली उसकी और कोई मजबूरी हो गई जिसके चलते हुए उसका वो प्लान भी चेंज हो गया और उसने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। तो इसी हिसाब से जो हमारा प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट और डेक्सेलरेट होता रहता है। जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लान करा है हमारा वो प्लान हो वो सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। हो सकता है हमारा वो वाला प्लान फेल हो जाए, हम कुछ और प्लानिंग करें और वो वाली प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाए। और जो प्लानिंग है इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लानिंग है वो भी चेंज होती रहती है। सेकंड आता है प्लानिंग मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल्स। प्लानिंग के वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने बोल दिया था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो प्लान्ड इकोनॉमी होगी और कंट्रीज जो थी वो डेवलपमेंट प्लानिंग की तरफ जाने लगी। उन्होंने सोचा कि अब कंट्री की डेवलपमेंट तो करनी ही है और डेवलपमेंट करने के लिए वो अपने प्लान्स बनाने लगे। और ये वाले जो डेवलपमेंट प्लानिंग थी, इसके लिए जो कंट्रीज थी उनको बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक्स हर्डल भी फेस करने पड़े। उन्होंने अपने गोल्स सेट करे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करे और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अपना प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करा अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। इस टाइम पे फिर एक और कंसेंसस आया। क्या कंसेंसस आया था कि जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग के कुछ गोल्स होने चाहिए और ये वाले जो गोल्स है ना वो वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। अब जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो आप गोल सेट कर रहे हो, को टारगेट सेट कर रहे हो, वो आपके वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपने आपके उस गोल को फुलफिल करने में इंटरवीन कर सके। ऐसे नहीं है कि आप जो इकोनॉमिकली कोई भी गोल सेट कर रहे हो वो आप किसी को बता ही नहीं रहे। आपके वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। अगर आपके जो इकोनॉमिक गोल्स है वो वेल डिफाइंड गोल्स होंगे तो इकोनॉमिक भी उसमें इंटरवीन तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें इंटरवीन कर पाएगी। ठीक है, और जो गोल्स है स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे जो गोल्स है वो ट्रांसपेरेंट और जस्टिफाइड होने चाहिए। इवन के जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, लाइक रशिया हो गया, पोलैंड हो गया, चाइना हो गया, इनके भी वेल डिफाइंड गोल्स होते हैं और उसकी जो प्लानिंग होती है वो भी क्लियरली डिफाइंड होती है। ये अपने टारगेट सेट करके चलते हैं कि हमारा ये गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए हम इस अकॉर्डिंग प्लानिंग
कर रहे हैं। यहाँ पे भी वेल डिफाइंड गोल्स होते हैं और क्लियरली प्लान्ड होते हैं ये गोल्स, उनको कैसे अचीव करना है एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वे ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करना है, और कैसे यूटिलाइज करना है, सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो, एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा मतलब कि ओवर यूज कर रहे हो रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज आपने इतने ज्यादा यूज कर लिए कि आपने रिसोर्सेज खत्म ही कर दिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए आपके रिसोर्सेज बचे ही नहीं। तो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को आपने सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग में सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए। जो भी आप गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बना रहे हो, उस प्लान में एक सस्टेनेबल अप्रोच होनी भी जरूरी है। यहीं से फिर एक आइडिया आया था पॉसिबल बेस्ट का। पॉसिबल बेस्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उनको आप कोशिश करो कि आप बेस्ट तरीके से यूज करो, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके उससे से ज्यादा आउटपुट निकालो। आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि उससे कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ना हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप रिसोर्सेज को अभी इतना ज्यादा यूज कर लो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोयला चाहिए, और कोयला आपको कहाँ से मिलेगा, कोयला आपको माइन से मिलेगा। सपोज जहाँ पे कोयला है वहां पे बहुत सारे जंगल है, आप क्या करोगे, पहले तो आप जंगल काटोगे, जंगल काट के वहां पे कोयला लोगे। ठीक है, अब कोयले की माइनिंग तो करोगे ही, कोयले की माइनिंग करने के बाद पहले तो आपने जंगल काटे, जंगल काटे तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन वहीं से शुरू हो गई। सेकेंडली आपने कोयला जलाया, कोयला जलाया तो फिर से इन्वायरमेंट पोल्यूशन करा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी ही होगी। सेकेंडली फ्यूचर जनरेशन के लिए कोयला भी नहीं बचेगा और जंगल तो बचने ही कहाँ पे है। सेकंड आइडिया क्या था इसमें, सेकंड था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं को यूज करो। अब जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जैसे हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर चाहिए या साइंटिस्ट चाहिए, वो क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। और ये जो रिसोर्सेज है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंडिजिनस ओरिजिन के और एक होते हैं एक्सोजिनस ओरिजिन के। अब इसका मतलब क्या है, इंडिजिनस ओरिजिन का मतलब है कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमें कोयला चाहिए, कोयला चाहिए तो कोयला हमारी कंट्री में अगर है तो वो हमारे लिए इंडिजिनस रिसोर्स है। इन केस हमें कोयला चाहिए बट हमारी कंट्री में कोयला नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोयला किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। अगर हम कोयला किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इट मींस जो कोयला है वो हमारे लिए एक्सोजिनस रिसोर्स बन गया। इन द सेम वे ह्यूमन रिसोर्स का भी हो जाता है कि हमने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, कोई इंडस्ट्री सेटअप करी, उस इंडस्ट्री के लिए हमें चाहिए इंजीनियर्स। इंजीनियर्स हमारी कंट्री में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो वो इंजीनियर्स है हम किसी दूसरी कंट्री से मंगवाएंगे। हम किसी लाइक यूएसए को हम बोल रहे हैं कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हमारे यहाँ इंजीनियर्स भेजो, तो वो इंजीनियर्स की एक टीम इंडिया में भेजेंगे। तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक्सोजिनस ह्यूमन रिसोर्स है। ज्यादातर जो कंट्रीज है जब वो प्लानिंग करती है तो वो ट्राई करती है कि वो अपने इंडिजिनियस रिसोर्सेज ही यूज करे, एक्सोजिनस रिसोर्सेज कम से कम यूज करें। ठीक है, बट फिर भी कभी कभार जरूरत तो पड़ी जाती है एक्सोजिनस रिसोर्सेज की भी। फॉर एग्जांपल पहली कंट्री जिसने नेशनल प्लानिंग के टाइम पे एक्सोजिनस रिसोर्सेज यूज करे थे वो कौन सी थी, वो है सोवियत यूनियन, रशिया। रशिया ने सबसे पहले क्या किया, अब जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो तो उन्होंने यूज करे ही करे, साथ ही साथ उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के रिसोर्सेज भी जो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको भी यूज करना शुरू किया। इवन के जो इंडिया है, इंडिया भी बहुत सारे एक्सोजिनस रिसोर्सेज यूज करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंडिया में नहीं होती तो इंडिया क्या करता है, उन चीजों को इंपोर्ट करता है। अपनी डेवलपमेंटल प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए हमें भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और जो रिसोर्सेज हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या है, एक्सोजिनस
रिसोर्सेस। अब 1950s की अगर हम बात करें तो 1950s में भी क्या हुआ था, उस टाइम पे हमने बोल तो दिया कि जो इंडस्ट्री है वो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स होगा, बट इंडस्ट्री जब हमने लगाई तो उस टाइम पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारे पास मशीनें अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या करा था, इंडिया ने जो मशीनें थी वो बाहर से इंपोर्ट करी थी ना, तो वो क्या हो गया, वो इंडिया के लिए एक्सोजिनस रिसोर्स हो गया। तो 1950s में जो प्लानिंग का जो मेथड था उसमें हमने जो रिसोर्सेज यूज करे, बहुत सारे रिसोर्सेज को एज अ टूल यूज करा और बहुत सारे हमने अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करे। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने गोल्स सेट करे। अब जैसे कि अराउंड द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में भी उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उस टाइम पे सारे के सारे ही प्लानिंग कर रहे थे अपनी कंट्री के बारे में अलग अलग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्रीज ही वर्ल्ड वॉर में लॉस में गई थी, सारी कंट्रीज को कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ ही था। तो इसीलिए 1950s के बाद कंट्रीज ने सोचा कि हम जितने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज करें, उनको एज अ टूल उनको हम यूज करें। तो उस टाइम पे जो कंट्रीज थी वो अपने हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी। अब हर कंट्री अपने हिसाब से अपने उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से ही प्लानिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे अभी चाइना की रिसेंटली बात कर रहे हैं, तो चाइना ने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, फिर 3 चाइल्ड कर ली। तो अब पहले चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जैसे उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी तो कुछ सालों बाद उनको लगा कि जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जनरेशन गैप बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो ज्यादा हो रहे हैं, जो एज्ड लोग हैं, और जो छोटे लोगों की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, यंग जनरेशन कम रह जाएगी और ओल्ड जनरेशन ज्यादा हो जाएगी। तो फिर चाइना वालों ने क्या बोला, 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दी, 3 चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दी। तो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कोई भी कंट्री की बात कर लो, वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से फैमिली प्लानिंग करती है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है तो वो कंट्री क्या बोलती है कि नहीं भी कोई बात नहीं, 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो उस हिसाब से बोलते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी रख दी, या 1 चाइल्ड या 3 चाइल्ड, ऐसे होता है। तो ये सब क्या है, ये कंट्री की एक फैमिली प्लानिंग है। अब आती है बात टाउन प्लानिंग की। अब किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे हम सोचते हैं कि चलो इस एरिया को हम थोड़ा आने वाले फ्यूचर में हम अर्बन एरिया बना देंगे, तो उस अकॉर्डिंग वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जो उस टाइम पे जो नीड्स के अकॉर्डिंग वहां पर वो सुटेबल फिजिकल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है अपकमिंग अर्बन एरियाज के लिए। तो ये सब क्या है, ये टाउन प्लानिंग है, एक अर्बन प्लानिंग है। अब कंट्री जो है, हर एक कंट्री है वो अपना जो सेट करती है, टारगेट सेट करती है कि हमारे पास इतना रेवेन्यूज आता है तो उसमें से हम इतना खर्च कर देते हैं। और ये वाला जो रेवेन्यू देखते हैं, जो कंट्रीज प्लानिंग करती है, रेवेन्यू की प्लानिंग करती है, एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करती है, ये सब क्या है, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हर कंट्री में फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो होएगी ना, गवर्नमेंट भी तो अपना देखती है ना कि हम इस बार या सोशल सेक्टर स्कीम्स पे इतना खर्च करेंगे, या लोगों के वेलफेयर पे इतना खर्च करेंगे, या हम किसी फैक्ट्री में इतना या किसी इंडस्ट्री में इतना खर्चा करेंगे और उसके बदले में हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे इतना खर्चा करके, तो उसके बदले में हमें इतना रेवेन्यू आएगा। तो ये सब क्या है, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बजटिंग। और ये वाला जो बजट होता है ना, ये हर सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। इवन के जो प्राइवेट फर्म है वो भी एक बजट बना के चलती है, वो भी देखती है कि इस बार हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इस पे हमारा इतना खर्चा आएगा और इसके बदले में हमें इससे इतना रेवेन्यू आएगा। एक प्राइवेट फर्म भी अपना बजट बना के चलती है। सिमिलरली जो प्लानिंग होती है ना, वो माइक्रो लेवल पे भी होती है और मैक्रो लेवल पे भी होती है, और इसमें बहुत सारे प्लानिंग प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्लानिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो रही है, इरिगेशन प्लानिंग है, रोड प्लानिंग है, हाउस प्लानिंग है, ऐसे बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्लानिंग करती रहती है। सिंपली जो हमारी लाइफ है उसमें भी हम कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। जैसे कि कोई हम जनरल एग्जाम्पल ले लें कि कोई कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते
आते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है। अब जो कोचिंग क्लास है, ठीक है, सपोज किसी जगह पे कोचिंग क्लास है, तो कोई तो स्टूडेंट कोचिंग क्लास के बिल्कुल पास में ही होगा, कुछ 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। कोई स्टूडेंट कोचिंग क्लास पे, किसी स्टूडेंट का घर कोचिंग क्लास से के 5 किलोमीटर दूर होगा, किसी का 10 किलोमीटर दूर होगा। तो उस हिसाब से अब जो कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का एक फिक्स टाइम होगा, राइट। कोचिंग क्लास वाले बोल देंगे कि सुबह 8 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। अब जो स्टूडेंट वहां पे आ रहे हैं, तो स्टूडेंट का जो कोचिंग क्लास से डिस्टेंस है वो तो अलग अलग है ना। हो सकता कोई स्टूडेंट किसी गांव से आ रहा हो और उसके गांव से इतनी सुबह सुबह कोई बस ना आए, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करेगा ना कि मैंने कोचिंग क्लास कैसे पहुंचना है। तो गाँव का स्टूडेंट क्या सोचेगा, या तो वो साइकिल से पहुंचेगा कोचिंग क्लास, या फिर अपनी बाइक स्कूटी कुछ भी रखेगा, उससे अपना कोचिंग क्लास पहुंच जाएगा। कोई स्टूडेंट शहर में रहता है, 4-5 किलोमीटर दूर है, वो क्या करेगा, वो कोई ऑटो रिक्शा कर लेगा और कोचिंग क्लास पहुंच जाएगा 8 बजे। कोई स्टूडेंट है वो 1-आधा किलोमीटर ही दूर है, वो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह उठ के पैदल ही क्लास चले जाएंगे, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, क्लास भी पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो कोचिंग क्लास का टाइम है वो तो फिक्स है, उसके कुछ कोई चक्कर नहीं है, वो तो उन्होंने 8 बजे रख दिया। अब कोचिंग क्लास पे स्टूडेंट्स ने कैसे पहुंचना है, जो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचेंगे। अब प्लानिंग और भी बहुत तरह की होती है, कुछ इंटेंशनल प्लानिंग होती है, कुछ अनइंटेंशनल प्लानिंग्स भी होती है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो सुबह उठकर बेड टी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके ही चलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कॉलेज पहुंच के कॉलेज की कैंटीन से ही खाना खा लेंगे, कॉलेज की कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ लोग ऑफिस में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अलग अलग प्लानिंग्स होती है। इवन के कुछ कॉन्शियस प्लानिंग्स होती है, और कुछ लोग होते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं और उसको अनाउंस नहीं करते, कुछ बताते नहीं है, वो बस सिर्फ प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए अपना काम करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई मैंने ये प्लान किया हुआ है, अपना प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है, आने वाले 2 सालों में मैं IAS बन जाऊंगा। तो अलग अलग होता है, कोई अपना प्लान बता देते हैं, कोई नहीं बताते हैं। सेम कंट्रीज के साथ होता है, कंट्रीज में भी कोई कंट्रीज बता देती है अपना प्लानिंग प्रोसेस, कोई नहीं बताती। बहुत सारी कंट्रीज है जो जिन्होंने के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, तो बहुत सारी कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया था कि जो हमारी इकोनॉमी रहेगी वो प्लान्ड इकोनॉमी होगी। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करा था, जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी या कैसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोवियत यूनियन की बात कर ले, जैसे रशिया हो गया, पोलैंड की बात कर ले, चाइना, फ्रांस, इंडिया की, इन कंट्रीज ने उस टाइम पे ये बात अनाउंस कर दी थी कि जो हमारी इकोनॉमी होगी वो प्लान्ड इकोनॉमी होगी। जबकि अगर हम बात करें USA की, कनाडा, मैक्सिको की, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, प्लान्ड होगी या नई प्लान होगी, कैसी होगी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बट स्टिल वो काम तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि अगर उन्होंने अनाउंस नहीं करा तो वो उन्होंने प्लानिंग करनी भी छोड़ दी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो काम तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो कुछ कंट्रीज होती है वो अनाउंस कर देती है, कुछ नहीं करती है। अब जो प्लानिंग होती है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लानिंग के प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्लानिंग के टूल्स होते हैं, अलग अलग प्लानिंग के टाइप्स होते हैं। अब प्लानिंग के ये कौन कौन से टाइप होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।